हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15। ठीक है, 9th क्लास के लिए होगी बेटा ये, और आपके साइंस सब्जेक्ट की है। ठीक है, और 7 तारीख की है और इंग्लिश मीडियम की है। ठीक है, हिंदी मीडियम की अलग से बनेगी इसकी वीडियो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि आज की हमारी जो है किससे रिलेटेड है बेटा, ये एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि बेटा यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा आपस में बातें करते रहते हैं, तो आज भी वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं? एटॉमिक मास के। ठीक है, तो ज्ञान से पूछ रही है जिज्ञासा, वी नो डैट दी एटम्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि क्या होते हैं एटम्स, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, डू दे हैव एनी मास और नोट, तो क्या इनका कोई मास है या नहीं, तो ये वो पूछ रही है ज्ञान से। इफ़ दे हैव मास देन हाउ डू वी एक्सप्रेस एंड राइट देम, तो अगर इनका कोई मास है तो हम इनको कैसे लिखते हैं और कैसे इनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम सब का भी वेट होता है, तो और या फिर हम कुछ भी वस्तु लेकर आते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी सामान लेकर आते हैं मार्केट से भी, या ठीक है, तो हर किसी का क्या होता है, मास होता है, और हम उसको उसके लिए यूनिट्स भी होती हैं बेटा। जैसे कि तुम फल फ्रूट लेकर आए तो क्या होता है, केजीज़ में लेकर आते हो, ग्राम में लेकर आते हो, या फिर जैसे आपके बनानाज हो गए उसको आप डज़न में लेकर आते हो। ठीक है, या फिर आप मिल्क लेकर आते हो तो लीटर में लेकर आते हो। तो सभी को मापने की एक यूनिट होती है। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ मास तो है, बट वो इतना इतना कम है बेटा, इतना माइन्यूट है कि उनको इन यूनिट से हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम उनको ऐसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, वो इतने माइन्यूट होते हैं, हमने पढ़ा था नैनोमीटर में होते हैं, तो इसलिए बेटा इनके लिए एक अलग यूनिट डिसाइड की गई। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये हुए थे, आज तो बहुत सारी टेक्निक है बेटा कि हम उनको ईजिली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पर ये हुए थे डिस्कवर, उस टाइम पर कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिससे हम ईजिली इनको मेजर कर सके। तो उस टाइम पर कुछ डिसाइड किया गया इनके मतलब कि मास को मापने के लिए। तो क्या था बेटा वो, यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान बता रहा है, यस दीदी, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन हैड सेड दैट ईच एलिमेंट प्रोसेसेस ए यूनिक एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो डाल्टन थे बेटा साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रत्येक एलिमेंट है वो उसका एक अपना एक यूनिक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ही इज एटॉमिक मास मतलब उसके एटम का मास। ओके, तो ही कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटॉमिक मास इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसने मतलब किसने, डाल्टन ने क्या किया, उसने कैलकुलेट किया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, कि जैसे अब तुम मान लो यहाँ पर खड़े हो, तुम मतलब तुमने एक रेस में भाग लिया है, ज्ञान और जिज्ञासा ये मान लो यहाँ पर खड़े हैं, तो ये दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, तो इनको कैसे माना जाएगा कि किसने ज़्यादा दूरी तय की। ठीक है, मान लो किसी ने कंप्लीट नहीं की अपनी रेस और गिर गए, तो उनको डिसाइड किया जाएगा कि भाई जो सबसे ज़्यादा भागा वही जीतेगा। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड हो पाएगा, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे हम क्या करेंगे, उनकी डिस्टेंस को नापेंगे। मान लो ज्ञान इधर ही रह गया और जिज्ञासा दीदी यहाँ तक पहुँच गई, तो अब कौन सबसे आगे, ये कैसे मेजर कर पाएंगे। तो बेटा हमने ये पॉइंट डिसाइड किया था ना, तो इसके रिलेशन में, इसके रिलेटिव ये ज़्यादा है और ये कम है ज्ञान। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा एटॉमिक मास अलग अलग एटम्स का मापने के लिए, ठीक है, तो एक रिलेटिव एटॉमिक मास डिसाइड किया गया, फिर उसी के अकॉर्डिंग बाकी को भी मापा गया। जैसे तुम कह सकते हो कि तुमने कई बार देखा होगा बेटा, जैसे सब्जी पे लेने जाते हैं या कोई फल फ्रूट, तो कई बार इतना थोड़ा सा मेजरमेंट होता है कि जो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर्स होते हैं। ठीक है, जिनका उनका एक मास डिसाइड किया होता है, जैसे 100 ग्राम का हो गया, या फिर वो क्या करते हैं कि किसी पड़ोसी से या किसी और दुकानदार से लेकर आए 100 ग्राम का वेट, और फिर उसके अकॉर्डिंग किसी फल को या किसी पत्थर को उन्होंने माप लिया कि उसका उतना है, फिर उसको उन्होंने क्या मान लिया, 100 ग्राम का। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा फिर क्योंकि हर बार तो उनके पास रहेगा नहीं वो, तो 100 ग्राम को वो उस पत्थर से ही मापेंगे हर बार। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेटिव एटॉमिक मास लिया कि उसके कंपैरिजन में वे दूसरे फल फ्रूट का मास को मापेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी डाउट आए तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके, एटॉमिक मास इज नाउ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जब तो क्या किया था, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, एक रेशियो में, एक प्रोपोर्शन में मापा गया था, एक फिक्स्ड रेशियो डिसाइड कर लिया गया, फिर उसी के बेसिस पर कि वो जो भी हम माप रहे हैं वो उसका कितना मल्टीपल है, उस हिसाब से उसकी यूनिट डिसाइड होती चली जाएंगी। तो एटॉमिक मास जो था वो अब मेजर किया जाने लगा एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया, जिसमें वो मेजर करने लगे हम उसको दिया हमने एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटम के मास को मापने की यूनिट। ओके, तो और इसको डिनोट किससे जाता है बेटा, यू से डिनोट किया जाता है, और इसको यूनिफाइड मास यूनिट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, यू 1 यू इज द
अब यहाँ पे क्या है बेटा, 1U इज द मास इक्विवेलेंट टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बेटा काफ़ी सारे एटम्स होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक एलिमेंट है कार्बन, जिसके एटम्स के बारे में बात की गई है, उसके मास के बारे में। इससे भी पहले बेटा, अब तो हम क्या कहते हैं कि 1/12 ऑफ द मास एटम, जैसे कि कार्बन है। ठीक है, ये मान लो ये कार्बन है, इसके 1/12 पार्ट, मतलब कि इसके हमने 12 हिस्से कर दिए, तो उसका जो ये एक हिस्सा है ना, उसके बराबर होती है 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट उसके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बेटा मानते थे हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को मानते थे कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर माना जाता था, 1 एटॉमिक, इससे भी पहले। क्यों? क्योंकि वो सबसे हल्का था बेटा। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर ये हल्का है तो इस बाकी एटम्स क्या होंगे, इससे भारी होंगे, तो जितने वो भारी होंगे उसका गुना हम करते जाएंगे कि दो गुना भारी हैं, 3 गुना भारी हैं, उस हिसाब से उसकी यूनिट डिसाइड करते जाएंगे। लेकिन फिर जब जैसे जैसे टेक्निक आती गई बेटा, तो हमें पता चला कि वो जो एग्जैक्ट 1 यूनिट के बराबर नहीं है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो उस टाइम पर हमने क्या किया, जो कार्बन 12 था बेटा, ठीक है, कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होगा, कार्बन 14 हो गया, तो इस तरीके से। तो जो कार्बन 12 है उसको एक स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है, उस स्टैंडर्ड कार्बन एटम से हमने मास की यूनिट डिसाइड की। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो वो कैसे डिसाइड की गई, हमने माना कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, तो कार्बन 12 एटम है, वो कितने, मतलब कि उसकी कितनी यूनिट है, उसके अंदर है 12 यूनिट, यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हो इसको तुम। ठीक है, तो जो इसका मास है वो कितना है, 12 यूनिट का है, या 12 एटॉमिक मास यूनिट का है। ओके, इसको 12 लिख लो यहाँ पर, या तो हम बोल देंगे 12 यूनिट का, या फिर बोल देंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, ये माना, और इसके बेसिस पर हमने क्या किया, बाकी सभी का निकालना स्टार्ट किया। तो कैसे निकालना स्टार्ट किया, यहाँ पर अभी बताया गया है कि एटॉमिक मास 1 यूनिट इज द मास इक्विवेलेंट टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, सी इफ ए वाटरमेलन इज लाइक ए कार्बन एटम C12 आइसोटोप एंड इट्स 12 स्लाइस आर लाइक 12 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पर एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, और उसके आपने कितने कर दिए, 12 स्लाइस कर दिए। ठीक है, लाइक ए कार्बन के, जैसे मान लो कि कार्बन को हमने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब जो एक पीस होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 यूनिट के होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, कार्बन का टोटल कितने यूनिट है, कार्बन में 12 यूनिट है कार्बन के अंदर, और हमने उसके कार्बन के कितने पार्ट्स कर दिए, 12 कर दिए। तो एक पार्ट का मास कितना होगा, अब हम यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं कि 12 यूनिट का मास कितना है, 12। ठीक है, मतलब कि 12 पीसीज का मास कितना है, 12 यूनिट। ठीक है, तो 1 पीस का जो मास होगा वो कितना होगा, 12 यूनिट बाय 12 पीस। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, तो 1 पीस का कितना आया बेटा, 1 यूनिट मास आ गया। ठीक है, जैसे मैथ में करते हो। तो इस तरीके से हमने निकाला कि जो 1 यूनिट एटॉमिक मास है वो किसके बराबर हो गई, उसके 12वें हिस्से के बराबर हो गई, कार्बन एटम के। ओके, इफ़ आई टेक वन सच स्लाइस इट रिजेंबल एटॉमिक मास ऑफ यूनिट हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो 1 यूनिट था इसका बेटा, वो किसको रिजेंबल कर रहा था, 1 हाइड्रोजन मास यूनिट को रिजेंबल कर रहा था, कि हाइड्रोजन का जितना मास है उसके बराबर वो रिजेंबल कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही बेटा अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन को मेज़र किया उसके कंपैरिजन में, कि हमने कितने पीसीज रखे, हम पीसीज रखते चले गए। हमने एक एटम लिया ऑक्सीजन का, और उसके कंपैरिजन में जो यूनिट थी वो रखते चले गए। तो ऐसी 16 यूनिट हमने रखी, जब जाकर वो उस एटम के बराबर हुई। तो हमने क्या कहा कि इसका मास कितना हो गया, 16 यूनिट हो गया। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो हमने पहले 12 डिसाइड कर ली कि कार्बन में कितने हैं, 12 यूनिट्स हैं, और जैसे फिर हमने हाइड्रोजन को मापा तो वो कितना पाया, उसके 12th पार्ट के मतलब कि बराबर पाया कार्बन के। ठीक है, और अगर हमने ऑक्सीजन को मापा तो ऑक्सीजन क्या पाया कि 12 यूनिट तो आई गई, बल्कि हमें और क्या करना पड़ा, उसमें 4 यूनिट्स और ऐड करनी पड़ी। तो इसलिए कितना हो गया बेटा, 12 प्लस में 4, तो 16 यूनिट का हमारा ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम उसका मास मेजर करते चले गए। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। अब पूछ रही है बेटा जिज्ञासा कि वो ज्ञान बोल रहा है बेटा, जिज्ञासा दीदी यू हैव टोल्ड डैट मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव, कि बहुत सारे एटम्स क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड आर नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, और वो एबल नहीं है एग्जिस्ट होने के इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देन हाउ डू दे एग्जिस्ट, तो बेटा क्या होता है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो पूछ रहा है। तो वो बताती है ज्ञान, एटम्स रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म दी मैटर। ठीक है, तो क्या किया, पहले एटम्स थे, देखो ये छोटे छोटे से एटम्स थे,
इन्होंने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बना दिया इतना बड़ा। फिर इन मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बनाया, ये इकट्ठा होते चले गए, इन्होंने एक मैटर बना दिया। वो कुछ भी मैटर हो सकता है, आपकी बुक लगा लो, आप जहाँ पर बैठे हो वो लगा लो, ठीक है, आप पेन पकड़ रहे होंगे वो लगा लो, कोई भी मैटर हुआ वो सब इस तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो बेटा वो एटम्स जो होता है वो मॉलिक्यूल और आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन वो अब एग्जिस्ट कैसे करता है, मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स के और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के। तो जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था बेटा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें सेम एटम क्या है, रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का एटम, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम है और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स होंगे कंपाउंड के तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन का एटम हो गया, फिर ये दो हो गए ऑक्सीजन के एटम, फिर इन्होंने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाया कंपाउंड का। ओके, तो इस तरीके से दो तरीके के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिसमें कि सेम एटम्स होते हैं, ओके, केमिकली रिएक्ट करते हैं वो और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं जो ज्वाइन करते हैं आपस में, टुगेदर ज्वाइन करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है। जैसे कि H का एक होगा और ऑक्सीजन के दो होंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा H2O, क्योंकि कंपाउंड क्या होते हैं, फिक्स रेशो में ही मतलब कि फिक्स रेशो में ही एक केमिकल बनाते हैं न्यू, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही आपको वर्कशीट में, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझी होगी तो वो। अब बात करते हैं बेटा आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। आयन के फॉर्म में कैसे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नोन एज दी आयंस, ठीक है, जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया आयन के बारे में, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए Na जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया और Cl जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये NaCl के, ये भी क्या है, कंपाउंड है जिसके ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि क्या है, एक आयन की फॉर्म में है। ओके, तो ऐसे एटम एग्जिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है कि इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। तो बेटा ये जो होता है एटॉमिक मास वो क्या होता है, सेम नहीं होता सभी एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है बेटा कि वो डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो अगर O2 है, ये एक एलिमेंट है, ये जितने भी O2 के होंगे उनका तो सेम होगा मास हर बार, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट एटम, जैसे कि H2O था, यहाँ पे H2 का अलग एटम मतलब कि एटॉमिक मास होगा, O का अलग एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, नो एटॉमिक मास इज नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट फॉर, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट एटम्स, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, एग्जाम्पल दे देना कि क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। बेटा ये राइटिंग ऐसे ही कर रही हूँ बट मैं बोल रही हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, ठीक है। और क्या बोलोगे, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 U, ठीक है। तो डिफरेंट हो गए डिफरेंट एटम्स के लिए। तो फर्स्ट में तो आपको ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है बेटा व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द, लिख देती हूँ मैं, एटॉमिक मास यूनिट, छोटी लिखना है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब यहाँ पर कार्बन 12 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो मतलब कि हमने कौन से वाला लिया है, कार्बन 12 लिया है, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। और इसको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। तो ये एग्जांपल क्या है बेटा कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, वो क्या है, 1/12 है, किसका, कार्बन एटम का, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास यूनिट है 1 U है, तो कार्बन के 12th पार्ट का मास भी क्या है, 1 U है, ओके। और मतलब कि एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का क्या है, 16 U। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप बोलोगे बेटा, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है यहाँ पर कि एटम्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, एटम्स रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर्स दैट वी कैन सी, फील एंड टच। तो आप यहाँ कह सकते हो कि एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते,
ये क्या करते हैं, दीज रिएक्ट विद दी अदर एटम्स एंड फॉर्म दी मोलिक्यूल्स एंड आयंस। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होता है कि सम एटम्स केमिकली रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं मोलिक्यूल, एग्जाम्पल की O+O, ये वाला लिख दोगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जिसमें क्या होता है डिफरेंट एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के वो ज्वाइन होते हैं टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म दी मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप इसमें, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, आपको ये लिखना है। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ और आयन और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन दी आयंस। तो किस तरीके का चार्ज है जो आयंस पर प्रेजेंट होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन दी आयंस, डेट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि Na+ और Cl-। तो Na+ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl- पर क्या है, मतलब Cl- पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।